Good morning, everyone. लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था और उसमें हम लोगों ने इक्वेशन का यूज करना देखा था ना। और फिर हम लोगों ने उसके बाद प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट किया था, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म किया था। इस टाइप की चीजें हो गई थी ना। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट देखना है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन हम लोगों को अब देखना है। तो उससे पहले हम लोग एक बेसिक सा प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो ये प्रॉब्लम ट्राई करो सभी लोग। सपोज आपने कोई गन से एक बुलेट फायर की और बुलेट आपने एक ट्री पर, कोई मंकी बैठा हुआ है उसको देख करके फायर किया हुआ है। इधर कोई मंकी है, तो इसको एम करके आपने बुलेट फायर की हुई है। तो जैसे ही, और इसका मान लीजिए मंकी का जो हाइट है अभी वो कुछ h है, ये डिस्टेंस कुछ d है ना, और ये आपने इसको कुछ u स्पीड से फायर किया। तो हमें बताना है कि जैसे ही बुलेट फायर हुआ, अगर उसी इंस्टेंट पर मंकी पेड़ को छोड़ देता है तो फिर ये बुलेट मंकी को लगेगा या नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या है, सबको समझ आया? A bullet is fired towards a monkey. If monkey leaves tree at the instant of firing, then find whether bullet will hit monkey or not. ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ आ गया है ना? एक मंकी को एम करके एक बुलेट फायर की गई है। जैसे ही बुलेट फायर हुई उसी इंस्टेंट पे मंकी ने ट्री को छोड़ दिया। तो अब आपको बताना है कि बुलेट मंकी को लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। उसने बस ट्री को छोड़ दिया, ट्री छोड़ देगा तो क्या होगा, सीधा नीचे गिरेगा ना। ट्री छोड़ते ही, ट्री से जंप नहीं मार रहा है ना, ट्री छोड़ रहा है। छोड़ रहा है मतलब ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होगा तो वर्टिकली नीचे आएगा।
हाँ निखिल, ग्राउंड पे ही ड्रॉप होगा ना, वो छोड़ रहा है तो नीचे गिर रहा है। तो इस चीज को आपको प्रूव करके देखना है, कि प्रूव करना है कि ये हिट होगा या नहीं होगा। हिट हो जाता है तो हमें यही प्रूव करना है कि हिट हो जाएगा। अब देखो ये हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं। नहीं आयुष नहीं, यही पहला स्लाइड यही है। देखो इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। नहीं, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, इसी जगह पे सॉल्व करते हैं ना। देखो ये जो जब बुलेट जाएगी तो उसका पाथ क्या स्ट्रेट लाइन होगा? क्या बुलेट ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन में जाएगी? जब भी हम बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट क्या स्ट्रेट लाइन में जाएगी? नहीं ना, वो कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी ना। ना बुलेट के लिए बस स्पीड ज्यादा होती है तो ये डिस्टेंस रेंज बहुत ज्यादा आती है ना, वो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे कर रही होगी। तो बुलेट का जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, ऐसे कुछ बुलेट जा रही होगी। अब जब बुलेट ऐसे जा रही होगी उसी टाइम पर अगर मंकी ऊपर से ड्रॉप हुआ है और वो यहाँ पर आ जाए, जब बुलेट यहाँ पे पहुंचे ना, बुलेट जब यहाँ पे पहुंचे उसी टाइम पे मंकी गिर के यहाँ आ जाए ना, मतलब दोनों की ग्राउंड से अगर हाइट सेम हो जाए जिस टाइम पे बुलेट यहाँ पहुंच रही है, तो आप बोल सकते हो कि फिर बुलेट मंकी को हिट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? ना जब ये बुलेट ऐसे आ रही होगी तो जिस टाइम पर वो ट्री के पास पहुंची, उस टाइम पे जो बुलेट की ग्राउंड से हाइट है अगर वही मंकी की भी ग्राउंड से हाइट आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर बुलेट जो है वो मंकी को हिट हो जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये टाइम निकालेंगे कि बुलेट यहाँ पे कितनी देर बाद पहुंचेगी, वो टाइम निकालेंगे। फिर उतने टाइम में हम देखेंगे कि बुलेट की क्या हाइट है ये और मंकी की क्या हाइट है। अगर दोनों की हाइट सेम मिली तो हम बोल देंगे कि बुलेट जो है वो मंकी को हिट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? मान लो ये यहाँ पर थीटा एंगल पे फायर हुआ है ना, ये हमने थीटा एंगल पे फायर किया। ये बुलेट की जो गन की हाइट है वो नेग्लिजिबल है ना, गन की हाइट नेग्लिजिबल है ना, तो आप यही मानोगे कि ग्राउंड से चला है बुलेट ना ऐसे। तो यहाँ पे आप tan थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे जरूरत पड़ेगी तो? नहीं, ये tan थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, ये ग्राउंड पे ही मानोगे ना, tan थीटा ग्राउंड पे ही है। तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब देखो बुलेट ये प्रोजेक्टाइल पाथ पे जा रहा है, तो कोई भी टाइम पे जब वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ x कॉमा y हो रहा होगा। y उसका क्या देगा, उसकी ये हाइट देगा ना, और x मतलब ये वाली डिस्टेंस ना, ये d मतलब ये मंकी वही ट्री पर ही है ना, इसको कोई डिस्टेंस को अकाउंट नहीं करना है ना, इस डिस्टेंस को ना, x मतलब ये वाली डिस्टेंस। समझो ना, ये जो मंकी की यहाँ से डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है ना, ये d आप यहीं तक मानोगे, यहाँ तक का है, ये यहाँ तक का ही d है। तो बुलेट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जब वो मंकी के पास पहुंचेगा? डी हो जाएगा ना। नहीं, ये जो डिस्टेंस होगी यही एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, तो जब एक्स कोऑर्डिनेट डी है तब का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना? जब एक्स कोऑर्डिनेट डी है तब का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में डाल देंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है?
एक्स की वैल्यू कितनी डाल देंगे, डी, तो डी tan थीटा, अभी थीटा में ही लिखते हैं, जब जरूरत होगी तब चेंज कर लेंगे। एक्स की वैल्यू केवल हमने डाल दी ऐसे 2u² cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो y आया इसको आप क्या बोलोगे, ये हाइट ऑफ बुलेट है ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट मतलब क्या हुआ, ये हाइट ऑफ बुलेट। सबको क्लियर है? और बुलेट को मंकी तक जाने में टाइम कितना लगा है? बुलेट को अगर पूछा जाए कि मंकी तक जाने का टाइम बताओ, तो टाइम कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकाल लोगे टाइम? आपको देखो ये u पता है, ये आपने थीटा पता है यहाँ पर, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड निकाल लूं u cos थीटा, हाँ श्रेयस, नहीं u cos थीटा x वाली स्पीड आ जाएगी, हाँ ना, x में हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, और x में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, d, मंकी तक जाना है तो x में क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट d, और x में स्पीड है u cos थीटा, तो टाइम कितना लग जाएगा, d अपॉन u cos थीटा, नहीं इतने टाइम में पहुंचेगा। तो इस टाइम में हमें निकालना है कि ये मंकी की हाइट क्या रहेगी। अगर ये 0 स्पीड से गिरेगा तो नीचे कितना गिर जाएगा, ut प्लस हाफ at² में अगर हम रखें तो ये नीचे कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये मान लो h1 है, तो h1 की वैल्यू कितनी आएगी, u0 है, नीचे को हाफ gt² ना, तो अगर ये ऊपर से ये h1 हाइट आई तो ग्राउंड से हाइट कितनी आएगी मंकी की, ग्राउंड से हाइट अगर मंकी की कुछ मान लो h मंकी है, तो h मंकी की वैल्यू कितनी बोलोगे, कैपिटल H माइनस h1 ना, है कि नहीं, कैपिटल H माइनस h1 बोलोगे ना। और यहाँ पे देखो एक चीज और हम लोग करते हैं, देखो यहाँ पे अगर d tan थीटा, d को इधर ले जाएं तो d tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, h, यहाँ देखो d tan थीटा है ना, तो इसको h लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस जी d² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। अब h और मंकी निकालते हैं, h और मंकी h माइनस h1 की वैल्यू डाल दो 1/2 जी d² अपॉन में u² cos स्क्वायर थीटा। तो ये दिख रहा है दोनों की हाइट सेम आ रही है कि नहीं, जिस टाइम पे ये बुलेट यहाँ पे पहुंच रहा है उसी टाइम पर मंकी भी उस हाइट पे आ रहा है, दोनों की हाइट सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा ना कि सिंस हाइट ऑफ बुलेट जो आई वो सेम आई हाइट ऑफ मंकी के, तो दैट मीन्स बुलेट विल हिट मंकी। अगर मंकी को बचना था तो क्या करना चाहिए था, उसको हिलना नहीं चाहिए था ना, ठीक है, ये समझ लो, अगर वो वहीं बैठा रहता तो बच जाता ना। भावेश देखो यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से फायर हुआ है, अदरवाइज नॉर्मली तो क्या होता है, मंकी के आप यहाँ पे एम करोगे तो थोड़ा नीचे मंकी के ही लग जाएगा, क्योंकि ये स्पीड बहुत हाई रहती है, तो स्पीड बहुत हाई रहती है तो ये डिस्टेंस बहुत कम आती है, तो मंकी के बॉडी के नीचे वाले पार्ट पे लग सकता है। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सब बहुत दूर से चल रहा है, तो मान लो स्नाइपर गन टाइप है, 2-3 किलोमीटर दूर से फायर किया है, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, समझ लो ना क्या बोल रहा हूँ। तो अब देखो हम लोगों का प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करना है ऑन इंक्लाइन प्लेन, नहीं इसके बाद प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी शुरू करेंगे। फाइनली एक लॉन्ग चैप्टर अब खत्म होने को आया, बहुत लंबा चैप्टर है ये।
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ना, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। हाँ, इस टेस्ट में प्रोजेक्टाइल पूरा आएगा ना, इंक्लाइन प्लेन के पहले तक का पूरा। एक्सरसाइज 2 का डाउट डिस्कशन, यार अब बस चैप्टर खत्म होने दो ना, फिर एक दिन पूरा डाउट डिस्कशन करेंगे ना। चैप्टर खत्म होने दो, फिर एक दिन डाउट डिस्कस कर दूंगा सारे। अभी एकदम टाइम नहीं मिल पा रहा है ना। अभी 12th वाले बच्चे भी बचे हुए हैं, 12th पास वाले भी अभी हैं, उनके भी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो बहुत ज्यादा अभी डाउट का लोड हो गया, रिवीजन क्लास ये वो। एग्जाम जल्दी हो जाए तो थोड़ा सा यार मेरी लाइफ कूल हो जाएगी। तो हम लोग देखो अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल ऑन नेक्स्ट हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन देखने जा रहे हैं। सपोज हमारे पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, उसका इंक्लिनेशन कुछ फाई है, इसका इंक्लिनेशन कुछ फाई की जगह अल्फा लिखता हूँ यार, कुछ अल्फा है। और यहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका विद स्पीड यू। तो अब देखो, जब कोई इंक्लाइन प्लेन होगा तो वहां पे एक तो आप नीचे से ऊपर को फेंक सकते हो, या फिर ऊपर से नीचे को फेंक सकते हो। दो टाइप से प्रोजेक्टाइल होगा ना, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन में दो केसेस होंगे, अप द प्लेन या फिर डाउन द प्लेन। तो हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं अप द प्लेन। तो हमने मान लो ऐसे यू स्पीड से फेंका, और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ थीटा लिया है। हमेशा देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, ताकि कहीं पे भी फॉर्मूले में थीटा लिखा हो तो आपको याद रहे कि थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके किसके बीच में होता है, जिस प्लेन पे फेंका गया वो प्लेन और यू के बीच का एंगल। हॉरिजॉन्टल में फेंकते तो हॉरिजॉन्टल और यू के बीच का एंगल होता है। ये थीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और अल्फा इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। किसने अनम्यूट कर रखा है? नरेंद्र भाई आप म्यूट रखो। तो अब जब हम ऐसे यू स्पीड से फेंकेंगे तो क्या होगा, ये कुछ यहाँ आकर के कहीं गिरेगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि कितनी देर बाद जाके गिरेगा, कितनी दूर जाके गिरेगा, ये रेंज निकालेंगे। ग्राउंड से ये इंक्लाइन प्लेन से कितनी हाइट आई ये निकालेंगे, ये सब चीजें निकालनी है। इसका जो पाथ होगा कुछ वो ऐसा हो रहा होगा, ऐसे कुछ पाथ आएगा। तो इसमें जो एक्स डायरेक्शन में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेंज ना। ये कितनी हाइट तक गया वो हमारा होगा एच मैक्स, और कितना टाइम लगा वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये सब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे किया हुआ था वही सेम काम करेंगे। सब कुछ हम लोग रिजॉल्व कर देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ना, फिर एक्स में अलग सॉल्व करेंगे
और y में अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्सिस हम कैसे ले सकते हैं, एक्सिस देखो एक्स एक्सिस जैसे हम लोग पहले लेते थे, जिधर हम फेंकते थे, जिस प्लेन पे फेंकते थे उधर एक्स एक्सिस लेते थे, ग्राउंड पे फेंकते थे तो ग्राउंड पे एक्स एक्सिस लेते थे। तो यहाँ इंक्लाइन प्लेन पे फेंका है तो हम इधर को एक्स एक्सिस ले लेंगे। एक्सिस लेने का देखो कोई रूल नहीं होता, बट जो सिंपल पड़े हम वो लेते हैं ना। तो हमने जहां से फेंका उसको ओरिजिन मान लिया है और इधर को एक्स एक्सिस ले लिया। नहीं, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया और इससे 90 डिग्री पर इस इधर को वाई एक्सिस ले लिया है। सबको क्लियर है ये बात ना? एक्सिस हम लोग किधर भी ले सकते हैं ना, जिधर हमें सिंपल पड़ेगा उस हिसाब से हम एक्सिस ले लेंगे। अब हम जब ऐसे एक्सिस ले लेंगे और एक्स और वाई दोनों को हम सब कुछ अलग अलग रिजॉल्व करके लिखें, जब हम एक्स और वाई सबको अलग अलग रिजॉल्व करके लिखेंगे तो इस u का इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा, ये u इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो u का इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा, मतलब ux। बताओ भाई सभी, ux की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो बच्चों, u cos थीटा ना। कोई भी वेक्टर अगर किसी लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उधर को हमेशा कितना होता है, u cos थीटा, cos थीटा लगाना है ना, और परपेंडिकुलर के लॉन्ग u sin थीटा। तो यहाँ पे देखो इधर वाला जो हमारा वेलोसिटी है वो आ गया u cos थीटा, और इधर परपेंडिकुलर वाला कितना आ जाएगा, ये वाला u sin थीटा ना, y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी आ जाएगी u sin थीटा। अब आता है एक्सेलरेशन। इस बार एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? होगा ना। इस बार एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन होगा। हमें देखो पता है कि अगर कोई भी इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल अल्फा है और जी किधर को लग रहा होगा, नीचे को, डाउनवर्ड। तो जी का, अब हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल नहीं है, सो दैट कि जी का इधर कंपोनेंट नहीं आएगा, ऐसे है। तो जी का इधर को कंपोनेंट आएगा ना, तो हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल कितना बोल सकते हो? नहीं, यहाँ पे मैं दो लाइन ऐसे बना देता हूँ ना। मुझे जी को किधर किधर रिजॉल्व करना है, एक तो ये इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग और एक उसके परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, जी को आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल 90 आएगा ना। ये अल्फा है तो ये कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा। और ये पूरा एंगल 90 है ना, ये पूरा एंगल हमारा 90 है ना, ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है। ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा ना, ये वाला एंगल ना, ये वाला हमारा जो एंगल होगा ये वाला अल्फा आ जाएगा। तो अब हमारा ये एंगल अल्फा है तो जी का इधर को कंपोनेंट कितना आएगा, जिसके साथ एंगल अल्फा है उधर कितना आएगा, जी कॉस अल्फा, और इधर को कितना आएगा, जी साइन अल्फा। तो जी का कंपोनेंट हम रिजॉल्व करके लिख देंगे, इधर आ जाएगा जी कॉस अल्फा और इधर आ जाएगा जी साइन अल्फा। सभी को क्लियर है रिजॉल्व करने वाला पार्ट? जी वर्टिकल लग रहा था तो हमने उसको इधर और इधर एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दिया। अब देखो एक्स में जो एक्सेलरेशन आया वो जी साइन अल्फा आया, और उसको प्लस में बोलोगे माइनस में बोलोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर को है और जी साइन अल्फा इधर को है ना, माइनस में बोलेंगे। तो एक्स वाला एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी साइन अल्फा, और वाई डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी कॉस अल्फा होगा ना, और उसको प्लस में बोलेंगे या माइनस में बोलेंगे, वाई ऊपर को है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर को है, तो माइनस में जी कॉस अल्फा। ठीक है, अपने देखो एक्स और वाई में वेलोसिटी रिजॉल्व करके लिख लिया
एक्सेलरेशन रिजॉल्व करके लिख लिया। अब हम लोग एक्स में सब कुछ अलग सॉल्व कर लेंगे, वाई में सब कुछ अलग सॉल्व कर लेंगे। जब हम लोग यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर सोचे कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्स डायरेक्शन की जर्नी रिस्पॉन्सिबल है या वाई डायरेक्शन की जर्नी रिस्पॉन्सिबल है? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक हवा में रहा, तो वो प्लेन के लॉन्ग चलने से हवा में आ रहा है या प्लेन के परपेंडिकुलर चलने से हवा में आ रहा है? बताओ बच्चों, कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा? वाई वाले की वजह से। हाँ ना, वाई वाले की वजह से। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हम क्या सोचेंगे? यहां से यहां गया, ये मैक्सिमम हाइट आई, फिर वापस नीचे आ गया, तो जितना टाइम वाई डायरेक्शन में ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम वाई डायरेक्शन में नीचे आने में लगेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? जीरो ना। हाईएस्ट पॉइंट पे केवल कौन सी वेलोसिटी बचेगी? एक्स वाली। और यहाँ ध्यान रखना, एक्स वाली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, एक्स वाली वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ वाई में ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा ना। जहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो जितना आगे जाने में टाइम लगता है उतना ही पीछे आने में टाइम लगता है। तो वाई में पहले वो ऊपर गया है फिर नीचे आया है। तो वाई में अगर हम ऊपर जाने का टाइम निकालें तो वो कितना होगा? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी में रख देंगे। सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम क्या होगा? तो वी वाई जीरो हो चुका है, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। तो टाइम आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये केवल ऊपर जाने का टाइम है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फिर कितना बोल सकते हैं? फिर हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? टी का डबल। जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगेगा ना। ठीक है, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो यहाँ पर टी की वैल्यू अगर हम डाल दें तो ये टू, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। नहीं, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ये आवाज वगैरह कुछ लैग तो नहीं हो रही है? आवाज वगैरह कुछ लैग तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, ठीक। अब देखो, अगर हम इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? टू इंटू यू वाई अपॉन ए वाई लिखा हुआ है ना। हमेशा वाई डायरेक्शन में देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमेशा फॉर्मूला क्या रहता था? टू यू साइन थीटा अपॉन पीछे जी रहता था। जी क्या रहता था? पीछे वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो हर जगह टाइम ऑफ फ्लाइट वही आता है, टू यू वाई अपॉन ए वाई ना। उधर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब फेंकते थे तो यू वाई यू साइन थीटा होता था और ए वाई जी हो जाता था। यहाँ पे बस वो यू साइन थीटा है, यू वाई, और ए वाई की वैल्यू जी कॉस अल्फा हो गई है। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा? नोट हो गया? नोट कर लो जल्दी। अब देखो, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी है। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या हुआ? वाई डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वाई डायरेक्शन का जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो चुकी है? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो चुकी है ना।
तो अगर मुझे एच मैक्स निकालना है तो मैं वाई डायरेक्शन में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay लगा दूंगा ना, और वी वाई को क्या डाल दूंगा उसमें, फाइनल वाई को 0। तो वाई डायरेक्शन में हम लोग ये लगा देते हैं, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर, एक मिनट, प्लस 2ay इंटू वाई। तो वी वाई कितना हो चुका है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के 0। यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, यू साइन थीटा, माइनस 2ay की वैल्यू कितनी होगी, जी कॉस अल्फा माइनस में, और y की वैल्यू मतलब एच मैक्स, ये एच मैक्स लिखा है ना, तो इससे एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा, जो कि एक्चुअल में क्या लिखा है, ये लिखा है यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2ay, जो पीछे रहता तो वही चीज लिखी है ना। ये वाला भी आप आराम से याद रख सकते हो, हॉरिजॉन्टल वाला तो आपको याद रहेगा ही, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो g वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है, तो इंक्लाइन प्लेन पे जो वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है वो डाल देना रहेगा, बाकी वही सेम फॉर्मूला लिखा है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बस g की जगह g कॉस अल्फा हो गया है। ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। नोट हो गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है यहाँ पे रेंज कितना होगा ना, मतलब रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक्स डायरेक्शन में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। यू की वैल्यू ये दी हुई है, ए की वैल्यू पता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया है ना, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। जब भी फॉर्मूला भूलो तो आप हमेशा ध्यान रखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला फॉर्मूला लगाना है, बस यू की बस जी की जगह जी कॉस अल्फा यूज करना है ना, बाकी वही सब सेम फॉर्मूला आ रहा है, टी का भी एच का भी। अब रेंज का फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं ना, रेंज का थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा आएगा तो वो याद नहीं रखना है ना, ये दो ही फॉर्मूले याद रखते हैं। रेंज वाला बस सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ कि क्या आंसर आएगा ना, लेकिन उसका रिजल्ट याद नहीं रखना है। वो जब भी क्वेश्चन आएगा तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेंगी तो आप रिजॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल में आ जाएगा, फिर ये टाइम भी कुछ सेकंड में आएगा, फिर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देना ना, क्योंकि अगर याद रखोगे तो बहुत लंबा फॉर्मूला आता है। तो अब हम लोग रेंज निकाल रहे हैं। रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। एक्स को क्या बोलेंगे, रेंज, यू की वैल्यू कितनी होगी, यू कॉस थीटा, टाइम कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी, जी को कितना डाल देंगे, जी कॉस अल्फा, प्लस ए एक्स, एक्स में एक्सलेशन कितना था, माइनस जी साइन अल्फा ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो अब देखो रेंज का एक्सप्रेशन इतना छोटा नहीं है ना कि जो हम आराम से याद रख सकें, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके और छोटा बनाने को ट्राई करता हूँ, क्योंकि कई लोग ट्राई करते हैं याद रखने का, याद रख भी सकते हो, मैं भी अपने टाइम पे याद रखता था, तो मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, जिसको याद रखते बने वो कर लेना।
ना, बट मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना, आप बिना याद किए भी कर सकते हो। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके मैं थोड़ा छोटा करके फॉर्मूला बना देता हूँ। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा ऊपर आएगा ना, तो वो साइन 2 थीटा हो जाएगा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस, यहाँ पे देखो ऊपर जी और नीचे जी स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो जी से जब जी स्क्वायर कटेगा तो नीचे एक जी बचेगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2 है तो ऊपर 2 रहेगा, तो -1/g इंटू साइन अल्फा, 2 बच जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां तक सबको समझ आया? कैलकुलेशन सब सही किया है ना? अब देखो इसमें जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन कर देते हैं ना। इसमें देखो कॉमन क्या क्या हो सकता है, ऊपर 2 है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा जब ओपन करेंगे, 2 sin थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है ना, 2 sin थीटा कॉस थीटा में एक साइन थीटा है ना, नीचे जी है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ कॉस अल्फा है, यहाँ पे भी कॉस अल्फा है, यू स्क्वायर भी दोनों जगह है। तो जो कॉमन हो सकते हैं उनको कॉमन कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, और जी कॉस अल्फा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, कॉस थीटा। इसको साइन 2 थीटा को मैंने 2 sin थीटा कॉस थीटा लिखा है, और 2 sin थीटा कॉमन कर दिया है, माइनस, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा तो एक कॉस अल्फा बाहर चला गया। यहां तक समझ आया सबको? अब देखो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, कॉस अल्फा को इधर कर दें ना, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा 2u² साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा अपॉन में कॉस अल्फा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो ये आ जाएगा 2u² साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हमारा ये रेंज का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। अभी ये याद नहीं रखना है ना, ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, अभी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ तक नोट कर लो। अब देखो जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब इसको पहले तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ना। अब देखो रेंज इक्वल टू आ गया
2u² sin थीटा into cos थीटा प्लस अल्फा sin थीटा था और cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी cos स्क्वायर अल्फा ना। ये आया हुआ है अपना रेंज का फॉर्मूला। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, u² अपॉन जी cos स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पर है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये कुछ ऐसे है। तो हम देखो हमें ये पता है अगर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करें तो क्या आता है। हमें को ये पता है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करें तो क्या आएगा, 2 साइन ए कॉस बी, यही आएगा ना। यहां से साइन ए कॉस बी आएगा माइनस कॉस ए साइन बी, यहां से साइन ए कॉस बी, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा यहाँ माइनस, तो माइनस वाले टर्म कट जाएंगे ना, प्लस वाले टर्म 2 बार आएंगे तो ये डबल हो जाएगा। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं और इसको ए मान लें, ये ए है और ये बी है और ये 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये हमारा ए है, ये वाला वैल्यू ए है ना, ये वाला बी है, तो हम इसको लिख देंगे रेंज इक्वल टू u² अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी करेंगे तो थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी करेंगे तो थीटा माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो ये आ जाएगा u² अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, यहाँ देखो थीटा थीटा कट जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये थीटा कट जाएगा और यहाँ माइनस अल्फा बचेगा। साइन माइनस अल्फा को क्या बोलोगे, माइनस साइन अल्फा है कि नहीं, इसको बोलेंगे ना माइनस साइन अल्फा, नहीं ये थीटा थीटा कट गया। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला है जो अगर कोई चाहे तो याद रख सकता है। ना देखो ये जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं ना वो आपको सब एक जगह नोट करके रखने हैं ना, और टाइम टू टाइम पढ़ते रहना है। तो हो सकता है एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के गए, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन है हो गया, नहीं याद है तो सॉल्व कर लेना। इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं भी याद है तो चलेगा ना। ना बस तरीका समझ लो ना, एक्स में हमने वेलोसिटी लिखी, एक्स में हमने एक्सेलरेशन लिखा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो एक्स में ना। अगर ये सब वैल्यूज गिवन होती, मतलब सॉल्व होके आ जाती, तो आराम से हम कर सकते थे। अभी सब सिंबल में तो थोड़ा लेंदी है। समझ आया सबको क्या किया मैंने। श्रेयस एक्चुअल में अपने यहाँ एग्जाम जो होते हैं सारे एग्जाम में टाइम का बहुत फाइट रहता है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं ना। तो ऑन द स्पॉट डिराइव कर तो सकते ही हैं बट वो टाइम टेकिंग होगा, फिर तू एक क्वेश्चन का टाइम डेरिवेशन में दे देगा। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज आते हुए भी फिर आपका स्कोर कम हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हम किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे फेंकें कि रेंज मैक्सिमम मिले।
यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगा? अल्फा तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, अल्फा तो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है, वो तो एक बार इंक्लाइन प्लेन आ गया तो वो उसका इंक्लिनेशन फिक्स है। अपने फेंकने का एंगल चेंज कर सकते हो, थीटा। हाँ, आप क्या चेंज कर सकते हो? अपने फेंकने का एंगल। तो किस थीटा पे फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो? ये सभी समझो ना, ये अल्फा चेंज नहीं हो सकता ना, अपना आप थीटा ही वेरी करा सकते हो, अल्फा नहीं। तो किस थीटा पे फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो? हाँ ना, ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये वाला टर्म अपने मैक्सिमम वैल्यू पर हो। ये टर्म मैक्सिमम कब होगा? यू चेंज नहीं हो सकता, जी चेंज नहीं हो सकता, अल्फा चेंज नहीं हो सकता, यहाँ अल्फा चेंज नहीं हो सकता। ये टर्म सबसे बड़ा कब होगा? जब ये टर्म बड़ा हो। और ये टर्म बड़ा कब होगा? इस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कोई भी साइन वाले की वैल्यू, कोई भी साइन वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 ना, जब ये टर्म पूरा मैक्सिमम 1 पर हो। कोई भी साइन वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है ना। तो रेंज अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए साइन 2 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो ये 1 हो सकता है। ये 1 हुआ, मतलब 2 थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? π/2। मतलब थीटा कितना आएगा? π/2 माइनस अल्फा। ये 2 थीटा आया, तो थीटा आ जाएगा यहां से π/4 माइनस α/2 ना। ये मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू है, ये आपको याद रखना है ना। ये तो छोटा सा एक्सप्रेशन आप आराम से याद रख सकते हो, और याद रखने का मैं तरीका भी समझाता हूँ कैसे याद रखना है। समझो, ये थीटा हो जाएगा। अब रेंज की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी? यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू 1 डाल दूं तो रेंज कितना आ जाएगा? u² अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन अल्फा। अब देखो, ये जो मैक्सिमम रेंज है इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और फिर a² माइनस b² फॉर्मूले से ओपन कर दो। a² माइनस b² फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो नीचे क्या आएगा? 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा। तो कटने के बाद नीचे केवल क्या रह जाएगा? a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये हमारे रेंज की मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम रेंज का भी फॉर्मूला याद रखना है ना, ये आप आराम से याद रख सकते हो। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू भी आप आराम से याद रख सकते हो ना। बस एक याद कौन सा नहीं करना है? ये वाला, इसको छोड़ के ये याद रखना है, ये याद रखना है ना। ये सब ऑन द स्पॉट डिराइव करने जाओगे टाइम लगेगा। जो एक्सप्रेशन छोटे हैं वो तो याद ही रखो। अब देखो, इसको याद रखने का तरीका बताता हूं मैं। अब ये पहले नोट कर लो। देखो, हमने पीछे देखा था, जब हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फेंकते थे तो मैक्सिमम रेंज कब मिलता था? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैक्सिमम रेंज कब मिलता था? जब थीटा होता था 45।
ना, π/4 है कि नहीं। और θ45 का क्या मतलब हुआ कि आप जिस सरफेस पे फेंक रहे हो उसका अगर हम वर्टिकल के साथ एंगल निकालें तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना आएगा, ये पूरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल कितना आएगा, π/2। तो मतलब क्या हुआ, π/2 का आधा। जिस भी प्लेन पे आपने फेंका हुआ है उस प्लेन पे मैक्सिमम रेंज कब मिल रहा है, जब हम उस प्लेन का वर्टिकल के साथ एंगल देख रहे हैं और उसका आधा कर रहे हैं। अब सेम काम देखो यहाँ पे भी हो रहा है, ये एंगल अल्फा है और ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल के साथ प्लेन का एंगल कितना बनेगा, π/2 माइनस अल्फा। हाँ प्रणव, एक मिनट रुक जाना ना, ये समझो, ये वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल का ये पूरा एंगल 90 है, ये अल्फा है, तो इतना कितना आ जाएगा, π/2 माइनस अल्फा ना। तो अब इस एंगल का अगर मैं हाफ करूं ना, इसका एंगुलर बाइसेक्टर देखो, इसका आधा, तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा की वैल्यू π/2 माइनस अल्फा का आधा, तो कितना आएगा, π/4 माइनस अल्फा/2। तो ये वही वाला एंगल आया जिसपे रेंज मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको हमेशा क्या करना है, उस प्लेन का जिस पे भी आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए उसका वर्टिकल के साथ एंगल देख लेना है, और जो भी वर्टिकल के साथ एंगल आएगा उसके हाफ एंगल पे फेंकना है ना। एंगुलर बाइसेक्टर वाला जो होगा, हाफ एंगल पे फेंकोगे तो रेंज हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। तो आप ऐसे आराम से ध्यान रख सकते हो ना कि वर्टिकल के साथ एंगल देख करके आधे पे फेंकना रहेगा। समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ। म्यूट रखो। अब ये चीज हम लोग नोट कर लेते हैं। प्रणव पहले तू देख ले भाई। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट कि फॉर मैक्सिमम रेंज, क्या लिख दिया, फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन should be equal to half of angle between projected plane and vertical। जिस प्लेन पे हमने प्रोजेक्ट किया वो और वर्टिकल के बीच जो एंगल बन रहा है उसका आधा लेना रहेगा ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले देखे, ये सारे फॉर्मूले आप एक जगह लिख के रखो ना। फॉर्मूले क्या क्या हो गए, एक तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखा, वो कितना आया, 2u sin थीटा अपॉन जी, जी की जगह कितना यूज करना है, जी कॉस अल्फा। एच मैक्स का फॉर्मूला आया u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जी की जगह कितना यूज करना है, जी कॉस अल्फा। रेंज का फॉर्मूला आ गया, रेंज का फॉर्मूला याद नहीं रखना है ना, बस मैक्सिमम रेंज का याद रखना है। तो वो कितना आया, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा ना, और थीटा की वैल्यू ध्यान रखनी है मैक्सिमम रेंज के लिए, π/4 माइनस अल्फा/2 ना, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इनमें से ये तो तीन चीजें आराम से याद रहेंगी, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि नीचे ऐसा 1 प्लस साइन अल्फा है। अब नेक्स्ट हमें देखना है डाउन द प्लेन ना, वो देख लेते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम करेंगे इस पे, फिर हो जाएगा ये। नोट कर लो ये। अब हम लोग सेकेंड केस देख रहे हैं, जब हम प्रोजेक्टाइल को नीचे को फेंक रहे हैं डाउन द प्लेन। मान लो ये हमने कोई इंक्लाइन प्लेन लिया जिसका इंक्लिनेशन अल्फा है, और यहाँ पे हमने ऐसे किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो ये कुछ ऐसे पाथ पे जा रहा है, ऐसे किसी पाथ पे गया। ये जो एंगल यहाँ पे है उसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे ना, हमेशा यू और ग्राउंड जो इस पे फेंका गया है ना उसके बीच के एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्पीड यू है, तो हम वही सब कुछ सेम काम करेंगे जो हमने पहले किया था ना। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक्सिस ले लेंगे, इस बार इधर को एक्स एक्सिस ले लेंगे, नीचे को एक्स एक्सिस और इधर को वाई एक्सिस। फिर वैसे ही रिजॉल्व कर देंगे। जब हम रिजॉल्व करेंगे तो u का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, u का इधर कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा, और इधर को आ जाएगा u sin थीटा। तो इसमें कोई चेंज हुआ और g में कोई चेंज आया है, g तो अब भी वैसे ही लग रहा होगा ना, g तो अब भी नीचे को ऐसे ही लग रहा होगा। तो जैसे हमने पिछली बार रिजॉल्व किया था, तो g का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, g sin अल्फा, और ये वाला एंगल अल्फा आया था ना, इधर को कितना आएगा, g cos अल्फा। प्रोजेक्टाइल ऊपर को फेंकू या नीचे को, उससे जी थोड़ी अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। जी का तो जो पहले कंपोनेंट निकाला था, नीचे को जी साइन अल्फा, इधर को जी कॉस अल्फा, वो तो सेम ही रहेगा ना। अब मैं ये दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, पहले जो किया था वही किया है बस। अब एक्स और वाई दोनों को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। एक्स और वाई को जब अलग अलग लिखेंगे तो एक्स में स्पीड कितनी है, हाँ सोनाली, बस वो पॉजिटिव रहेगा तो वो अभी साइन के साथ लिख लेंगे ना। डायरेक्शन देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बस इस बार आया है। यू एक्स की वैल्यू आएगी यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू आएगी यू साइन थीटा। ए एक्स की वैल्यू आएगी जी साइन अल्फा ना, इस बार हमारा जो एक्सेलरेशन है नीचे को है जी साइन अल्फा, और इधर कोई एक्सिस भी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और y में एक्सेलरेशन देखोगे तो y में इधर को है जी कॉस अल्फा, जबकि y एक्सिस ऊपर को है, तो मतलब ये निगेटिव रहेगा। y में एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस जी कॉस अल्फा। ये पीछे मैंने साइन के साथ ही लिखा था ना, जब यहाँ लिखा था सब कुछ, हाँ ठीक है, साइन के साथ ठीक है। तो अब हम लोगों को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है ना, एक्स वाला थोड़ी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम यहां से यहां तक का टाइम निकालेंगे और फिर वही डबल करके बता देंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, केवल
एक्स वाली वेलोसिटी होगी, वाई वाली वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो चुकी होगी। तो ऊपर जाने का टाइम निकालेंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये हो जाएगा जीरो यू साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। तो ऊपर जाने का वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको हम डबल करके बता देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 टाइम्स टी, मतलब 2u साइन थीटा अपॉन जी, जी मतलब जी कॉस अल्फा आएगा। फिर नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करोगे, वही सेम चीज वी स्क्वायर वाला, हाँ वो भी सेम आएगा ना, इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई ना। सारी ये वैल्यू डाल दो तो y की वैल्यू एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा ना। ये सब लोग डाल देना ना, वी वाई की वैल्यू जीरो, यू वाई ए वाई, वाई मतलब मैक्सिमम हाइट, तो ये आ जाएगा एच मैक्स। फिर नेक्स्ट है रेंज। तो रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। तो अब ये आपको वैल्यू रखनी है ना, ये सारी की सारी वैल्यू जो आई हुई है ये सब यहाँ रखो। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ये रखो, टाइम कितना लोगे, कैपिटल टी है ना, ये टी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल टी। तो इससे देखो जो रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट आता है, ये सेम यही वाला रिजल्ट आएगा जो इधर आया है ना, ये वाला रिजल्ट आएगा। बस इसमें क्या हो जाएगा, जहां जहां पे आपका जहां जहां पे आपका अल्फा है वो माइनस अल्फा बन जाएगा, यहाँ अल्फा को माइनस अल्फा डाल दो ना, यही बस चेंज आएगा, बाकी सारा रिजल्ट सेम रहेगा ना। जहां जहां पे अल्फा है उसको माइनस अल्फा डाल दो। तो मैं ये इसी रिजल्ट को डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, आप पूरा वो वैल्यू डाल के सॉल्व करके चेक कर सकते हो ना। तो ये कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। हाँ श्रेयस, तो आप पूरा डाल के सॉल्व करो ना, मैं फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ कि वो इस टाइप का आ जाएगा ना। आप जब वो सब, इसीलिए तो एक्सेलरेशन प्लस में हुआ था, इसी वजह से तो रिजल्ट चेंज हुआ है। यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा। मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि ये जो अब द प्लेन का जी का फॉर्मूला आता है, आर का फॉर्मूला, उसमें ही अगर आप थीटा को अल्फा को माइनस अल्फा डालोगे तो वही सेम आ जाएगा जो आप पूरा सॉल्व करके निकालोगे। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप ये सब वैल्यू डालो यहाँ पर ना, ये वैल्यू डालो सॉल्व करो तो आपको लास्ट में ये मिल जाएगा। और ये आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, अब द प्लेन का याद है आपको, तो उसी में अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस करोगे तो डाउन द प्लेन का एक्सप्रेशन आ जाता है ना। मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, आप करके देखो यही आएगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। नोट हो गया।
अब देखो, अगर हम यहाँ पर ये सोचे कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा ना, ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा यू जी ये सब आप चेंज नहीं कर सकते ना। चेंज क्या कर सकते हो, अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ना, अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज कर सकते हैं ना। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, हाँ ना, जब हमारा रेंज मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पाई/2 आना चाहिए। तो इससे हमारा 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई/2 प्लस अल्फा। तो थीटा आ जाएगा पाई/4 प्लस अल्फा/2। ये वाला हमें फॉर्मूला याद रखना है। और इस बार भी क्या ये सेम वही चीज है, वर्टिकल के साथ जो एंगल है उसका आधा है। अगर हम चेक करें क्या इस बार भी ये वर्टिकल के साथ क्या एंगल आधा है, मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल अल्फा है, तो यहां से आपने फेंका तो वर्टिकल के साथ यहाँ कितना एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल निकालोगे तो कितना आएगा, देखो ये इतना एंगल तो अल्फा आएगा ना, ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल अल्फा है तो ऑल्टरनेट एंगल ये अल्फा है, और ये इतना 90 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया 90 प्लस अल्फा। तो दिख रहा है ना, ये उसका आधा है। थीटा यहाँ पे निकालोगे तो ये थीटा क्या हो रखा है, पाई/2 प्लस अल्फा का आधा है। मतलब वो हमारा कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा ना, कहीं पे भी अगर हमें निकालना है कि रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर है, तो उस प्लेन का वर्टिकल के साथ एंगल देखेंगे और एंगल का हाफ करके बता देंगे किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम है। और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ जो लास्ट टाइम आया है, लास्ट टाइम अगर 1 प्लस साइन अल्फा था, तो नीचे इस बार 1 प्लस साइन अल्फा हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस साइन अल्फा। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इसको 1 डाल देंगे ना मैक्सिमम रेंज के टाइम पे। फिर इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ये कट होकर के नीचे 1 माइनस साइन अल्फा रह जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज आ गया u² g 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या क्या हुआ है। अब चलो इस पे कुछ हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं। नोट हो गया ना।
चलो अभी एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल है कुछ 37 डिग्री। फिर यहां से एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मीनिंग कभी चेंज नहीं होता ना, चाहे आप इंक्लाइन प्लेन पे हो या कहीं पर भी। हॉरिजॉन्टल मतलब हमेशा ये वाली डायरेक्शन ना, ग्राउंड के पैरेलल। ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के पैरेलल ना, इंक्लाइन प्लेन कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है। और वर्टिकल मतलब हमेशा ये जो ग्राउंड होगा एक्चुअल ग्राउंड उससे 90 डिग्री पर। तो ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। तो हमें बताना है फाइंड पार्ट 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज, ना ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। करो सॉल्व। जी की वैल्यू 10 लेना है। जी गिवन है, जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो लगभग सबने कर लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक्सिस ले लेते हैं, इधर को एक्स एक्सिस, इधर को वाई एक्सिस। हाँ, साइन 37 और कॉस 37 इन दोनों की वैल्यू लर्न करनी है ना। हमेशा ध्यान रखो साइन 37 जो होगा वो 3/5 होगा और कॉस 37 4/5 होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करें, अगर ये एंगल देखो ऑल्टरनेट एंगल 37 आएगा, तो एक्स में स्पीड आ जाएगी u cos 37 और y में स्पीड आ जाएगी u sin 37। g की वैल्यू हमेशा इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ध्यान रखो, g sin अल्फा आती है नीचे को और इधर को g cos अल्फा। तो इस बेसिस पे हम लोग x और y वाला सारा कंपोनेंट अलग अलग लिख लेंगे। x में स्पीड आ गई है u cos 37, u की वैल्यू कितनी है 20, cos 37 इज 4/5, तो ये 16 आ गया। u y की वैल्यू आएगी u sin 37। हाँ ठीक है, लगभग सबका सही आ गया है। u की वैल्यू कितनी है 20, sin 37 मतलब 3/5 मतलब 12। फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। x में एक्सेलरेशन कितना है g sin अल्फा, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, तो इसको हम लोग प्लस में g sin अल्फा लिखेंगे।
ना, जी की वैल्यू कितनी है 10, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 6। फिर ए वाई, तो ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा, और माइनस में ना क्योंकि इस बार नीचे को है, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला ऊपर को है और जी कॉस अल्फा नीचे को है ना, तो ये आ जाएगा -10 × 4/5, मतलब -8। अब हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा ना। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लें, ऊपर जाने का टाइम निकाल करके आधा करके बता दें ना, y डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं। तो 2, यहाँ तो वैसे फॉर्मूले से करना है तो वैल्यू दी गिवन है, सीधे फॉर्मूले में ही डाल दो ना, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी बोलोगे, यहाँ थीटा इज 37 एंड अल्फा इज ऑल्सो 37 ना, दोनों की वैल्यू यहाँ पे 37 है। थीटा क्या होता है, जिस फेंका गया तो यू और जिस प्लेन पे फेंका गया उनके बीच का एंगल, तो ये कितना आ जाएगा, यू की वैल्यू है 20, साइन 37 इज 3/5 अपॉन में 10 × 4/5, 5 कट गया, 10 कट गया, 4 कट जाएगा, तो 3 सेकेंड ना। देखो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे हो तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिजॉल्व कर दिया है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके पहले ऊपर जाने का टाइम निकालो और फिर उसी से डबल करके बता दो टाइम ऑफ फ्लाइट, अदरवाइज फॉर्मूला किया तो ऐसे आ जाएगा। फिर रेंज निकालना है, सॉरी एच मैक्स के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा, या तो फॉर्मूले से करो या फिर आपने रिजॉल्व करके रखा हुआ है y डायरेक्शन में, तो उसमें वैल्यू डाल दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay में। ये कितना आ जाएगा, u मतलब 20, साइन थीटा मतलब 3/5 और इसका स्क्वायर अपॉन में 2, g की वैल्यू 10, कॉस अल्फा मतलब कॉस 37 मतलब 4/5। तो ये सॉल्व करके कितना आ जा रहा है, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके, 9 मीटर। ओके, ये 9 मीटर आ जा रहा है। फिर रेंज के लिए अब क्या बेटर पड़ेगा, क्या हम उतना बड़ा फॉर्मूला यूज करें या डायरेक्ट हमें u पता है, a पता है ना, हमें यहाँ पे x डायरेक्शन का u पता है, x डायरेक्शन का a पता है और टाइम पता है, तो सीधे x में ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे ना। तो हम ये लगा देते हैं x में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी आई है x में 16, टाइम कितना लगा है 3 सेकेंड, ax की वैल्यू कितनी है प्लस में 6 एक्सलेशन और टाइम है 3 सेकेंड ना, तो ये कितना आ जाएगा 48 प्लस 27। तो आप देख रहे हो ना, इंक्लाइन प्लेन पर अगर आप ये कोई भी फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, एक्स में रिजॉल्व करो, वाई में रिजॉल्व करो, वैल्यूज गिवन है, आप आराम से ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हो ना। कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वाई डायरेक्शन में सॉल्व करना है, एच मैक्स निकालना है तो वाई डायरेक्शन में सॉल्व करना है, रेंज निकालना है तो एक्स डायरेक्शन में सॉल्व करना है। ठीक है, सबको क्लियर है क्या क्या हुआ है। देखो इनको सॉल्व करने के और भी कुछ कुछ मेथड हैं, तो मैं एक और मेथड बता देता हूं, बट
वो उतना कोई ऐसा यूजफुल नहीं है। जब दिख रहा है कि डायरेक्ट कंपोनेंट बना के सब चीजें आराम से सॉल्व हो सकती है, तो फिर बाकी जो भी मेथड पढ़ेंगे वो उतना कोई ऐसा इंपॉर्टेंस है नहीं। फिर भी मैं एक और बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज करके भी हम लोग रेंज निकाल सकते हैं इजिली। तो वो एक मेथड और बता देता हूँ। मेथड 2 देख रहे हैं, फॉर रेंज। देखो हमने ये देखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हर जगह वैलिड है ना, उसमें कोई ये नहीं होता कि ग्राउंड से फेंक रहे हैं या हाइट से फेंक रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन पे फेंक रहे हैं या फिर किस प्लेन पे फेंक रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में जहां से भी फेंक रहे हो उसको ओरिजिन ले लो, और थीटा वहां पे हमेशा क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ना। थीटा वहां पे हमेशा क्या रहता था, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगी, इधर को हम ओरिजिन लेंगे, इधर को एक्स एक्सिस लेंगे और इधर को वाई एक्सिस लेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हम क्या करते थे, जहां से फेंकते थे वहां ओरिजिन लेते थे, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस ले लेते थे, वर्टिकल में वाई एक्सिस, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख देंगे। तो वो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी डालूंगा, ये मैंने हॉरिजॉन्टल में फेंका है। ये जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाली थी तो उसमें थीटा किसके साथ एंगल लिया था, हॉरिजॉन्टल के साथ ना। तो यहाँ ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ लूंगा, तो इसको कितना लिख दूंगा, 0। तो इससे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा में ये कॉस थीटा 1 हो गया ना, ये आ गई। अब अगर देखो यहाँ पर ये जब आपने ऐसे फेंका तो कुछ ऐसे आके गिरा हुआ है, तो ये जिस पॉइंट पे आके गिरा हुआ है, अगर मान लो ये डिस्टेंस कुछ आर है ना, ये एंगल अल्फा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आर के टर्म में कितना बोल सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। बताओ आर के टर्म में एक्स कोऑर्डिनेट कितना बोलोगे, वाई कोऑर्डिनेट कितना बोलोगे। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाली डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाली डिस्टेंस ना। अगर ये हमारा आर आर है, ये एंगल अल्फा है ना, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी एक्स वाली, आर कॉस अल्फा, और ये कितनी आएगी, आर साइन अल्फा। तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में क्या बोलोगे, इस पॉइंट का जहां पे जाके गिर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बोलोगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आर कॉस अल्फा, और वाई वाला क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर को है और वो नीचे जाके गिरा है, निगेटिव वाई एक्सिस के सामने है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे, माइनस आर साइन अल्फा ना, वाई कोऑर्डिनेट है माइनस आर साइन अल्फा। अब अगर हम ये दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इससे जो आर आएगा वही रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, y की वैल्यू डाल देंगे माइनस आर साइन अल्फा इक्वल टू माइनस जी की वैल्यू 10 है, टू यू की वैल्यू 20 है, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, आर कॉस अल्फा का स्क्वायर। तो माइनस माइनस कट जाएगा, आर निकालना है, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 इक्वल टू 10 अपॉन में 2 इंटू ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ गया ना, इंटू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब 4/5 का स्क्वायर। सही है, सबको क्लियर है यहाँ तक। अब ये दिख रहा है कि एक आर से इधर का एक आर कट जाएगा, 5 से 5 का स्क्वायर है तो एक 5 कट जाएगा,
यहाँ से ये एक जीरो कट गया, तो r इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 उधर ले जाएंगे, 3 × 2 × 40 × 5 अपॉन में 4 का स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख देता हूँ, ये एक 4 से 10 आ गया, फिर 2 से कट करेंगे 2, 2 से कट करेंगे 5, तो r इक्वल टू आ गया 75। समझ आया सबको क्या क्या किया है ना? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख दी और ट्रेजेक्ट्री में कोऑर्डिनेट डाल दिए r के टर्म में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मेथड देखो आप उस टाइम थोड़ा लगाना बेटर है जब टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स ये सब कुछ नहीं निकालना है, केवल आर निकालने को बोला गया, तो आप डायरेक्ट ऐसे करके आर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकाल लिया है तो फिर तो डायरेक्ट कंपोनेंट से ही सॉल्व करो, वही बेटर है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकालना तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आर निकालना है, तब ये मेथड अच्छा है। सोनाली इसमें, हाँ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में ले रहे हैं और वाई एक्सिस वर्टिकल में रह रहे हैं। तो वाई में एक्सीलरेशन यहाँ क्या बोलोगे, जी बोलोगे ना, वाई डायरेक्शन में वर्टिकल में जी है और एक्स में एक्सीलरेशन 0 है। यहाँ हमने एक्सिस ऐसे लिया है ना, जैसे पहले ग्राउंड वाला करते थे और ग्राउंड वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अब देखो हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल पे अभी हमें 2-3 क्वेश्चन और करने थे, तो 10-15 मिनट बताओ, क्लास एक्सटेंड करूं तो और करा दूं? बताओ बच्चों, 10-15 मिनट एक्सटेंड कर दूं? अरे यार कितने आलसी हो गए तुम लोग, 1.5 घंटे में ही थक जा रहे हो। ठीक है भाई, आयुष फिर नाश्ता करो तुम। ओके बच्चों, फिर बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो अभी अब बस भावेश ज्यादा मत बता, पता नहीं और क्या क्या बता देगा फिर तू, क्या क्या करना है। हाँ, टेस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। टेस्ट में अपना पूरा प्रोजेक्टाइल रहेगा इंक्लाइन प्लेन के पहले तक। मैथ में बताओ क्या रहेगा? मैथ में सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। केम में बताओ। आइसोमेरिज्म का टेस्ट हो गया? पहले क्या हुआ था, आइसोमेरिज्म या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? चलो पीरियोडिक टेबल ही कर लेते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है वही कर लेते हैं। ठीक है, फिर सेशन क्लोज कर रहे हैं। होमवर्क आज नहीं दे रहा हूँ, आज केवल रिवीजन करना है। कल और थोड़ा ये पढ़ा लूँ, फिर इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल पूरा करना रहेगा। आज होमवर्क नहीं है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।